हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी मस्त होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी और भी जीवन में जो कुछ चल रहा है वो भी आपका अच्छा ही चल रहा होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो चल रहा था वेपर कंप्रेशन चल रहा था। और वेपर कंप्रेशन एक्चुअली इतना छोटा टॉपिक नहीं है, मैंने काफ़ी ज़्यादा उसको कोशिश किया है। तो लमसम आपका जो भी आपने देखा हुआ उसके आगे और भी उसका मॉडिफाइड फॉर्म है जिसको हमको आगे पढ़ना है। बट उससे पहले एक हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपको कन्वेंशनल टाइप का दिख रहा होगा, नो डाउट कन्वेंशनल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एसएससी जेईई कन्वेंशनल में पूछा तो हुआ ही है, साथ में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं। हमारा एम केवल ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको हम लोग केवल कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से करें, ठीक है। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्जेक्टिव के काफी सारे कंसेप्ट भी आपके क्लियर होंगे। तो आइए एक बार हम लोग समझते हैं और इस क्वेश्चन में किस तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकता है उस चीज को भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये जो आपका है कहानी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझ रहे हैं। इन अ 5 किलोवाट कूलिंग कैपेसिटी रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सबसे पहला चीज, जब क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो डेटा को साथ में पकड़ते चलिए। क्या बोला हुआ है, आपको बोला है कि 5 किलोवाट कूलिंग कैपेसिटी। तो ये आपको जो दिख गया, दिस इज द 5 किलोवाट कूलिंग कैपेसिटी है रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑपरेटिंग ऑन वीसी साइकिल, ऑपरेटिंग ऑन वेपर कंप्रेशन, ठीक है, चल अच्छी बात है। द रेफ्रिजरेंट इंटर्स इन द कंप्रेसर विथ एन एंथैल्पी दिया है, मतलब आपका कंप्रेसर के अंदर एंट्रेंस का एंथैल्पी दिया हुआ है, एंथैल्पी जो एग्जिट कर रहा है वो भी दिया है, और कंडेंसर के एग्जिट पे जो आपको एंथैल्पी है वो भी दिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आया हुआ है यहाँ से, और वहां पर ये सेम चीज बिल्कुल सेम डेटा के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, और वहां पर आपको बोला हुआ है सीओपी निकालने के लिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस तरीके का आपका देखो कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जरूरत नहीं है डायग्राम बनाने का। अगर आपके माइंड में डायग्राम बना हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एक कन्वेंशनल है, यहाँ पर हमको चीजों को समझना है तो एक बार हमको ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। तो एक बार क्या क्या डेटा दिया है और क्या क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए बात करते हैं। याद है आपको ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम तो आपको याद होगा। क्या क्या किया था हमने ब्लॉक डायग्राम में, मैंने कहा था आप क्लॉकवाइज बना लो या आप एंटी क्लॉकवाइज बना लो। तो इस तरीके से हमने बनाया हुआ था कंप्रेसर, ठीक है। और कंप्रेसर के बाद यहाँ से जब निकला था तो फाइनली कहाँ गया था, ये कंप्रेसर से जो निकला था यहाँ पर, तो यहाँ पर जाने के बाद आपका आया था कहाँ, कंडेंसर पे, ठीक है। और कंडेंसर के बाद जब आप यहाँ से निकलोगे तो यहाँ पर आया हुआ था आपका थ्रोटल वॉल, और थ्रोटल वॉल के बाद यहाँ पर जो आपका आया हुआ था ये आपका था एवापोरेटर, ठीक है। और ये एवापोरेटर से फिर से क्या होगा, ये कंप्रेसर के अंदर चले जाएगा इस तरीके से। और ये आपका था ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम बनाना जरूरी है क्योंकि आपको कुछ चीजें डिस्कस करनी है। आपको डायग्राम एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। ब्लॉक डायग्राम को अगर कन्वेंशनल आता है तो आप डायरेक्ट क्या है पीएच या जो हम लोग टीएस डायग्राम पढ़े थे उसकी तरफ आप मूव कर सकते हैं। पहले इसमें समझते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला बात, अगर हम लोग बात करें तो 5 किलोवाट कूलिंग कैपेसिटी, ये बताइए कि ये जो हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल है इसमें कूलिंग कैपेसिटी क्या क्या है। अगर आपको याद हो तो ये पॉइंट 1 था हमारा, ये हमारे पास पॉइंट 2 था कंप्रेसर का एग्जिट, कंडेंसर का एग्जिट पॉइंट 3 था, और जो थ्रोटल वाले इसका एग्जिट क्या था, पॉइंट 4। आपको क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, रेफ्रिजरेंट इंटर्स इन द कंप्रेसर। पहला चीज तो 5 किलोवाट देख लेते हैं। 5 किलोवाट आपको क्या बोला हुआ है, जो आपको 5 किलोवाट बोला है वो 5 किलोवाट कूलिंग कैपेसिटी है। यहाँ पर कूलिंग कौन शो कर रहा है, डेफिनेटली एवापोरेटर। तो ये एवापोरेटर का आपको 5 किलोवाट मतलब कहीं ना कहीं कूलिंग कैपेसिटी मतलब क्या है, वो पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, किलोवाट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 5 किलोवाट जो है आपको रेफ्रिजरेंट, ये जो आपका एवापोरेटर है इसका पावर दिया हुआ है। तो बात करते हैं हम लोग इस पे। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़िए। द रेफ्रिजरेंट एंटर्स इन द कंप्रेसर विथ एन एंथैल्पी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इंटर्स और एग्जिट पे कंफ्यूज मत हो जाना। कंप्रेसर बोला हुआ है, कंप्रेसर का जो इनलेट की बात करेंगे यही तो पॉइंट 1 है जो आपका कंप्रेसर के अंदर इनलेट हो रहा है। और ये क्या बोल रहा है, विथ एन एंथैल्पी ऑफ 183 किलोजूल पर केजी। मतलब ये जो कंप्रेसर के अंदर इस तरीके से ये आपका एंटर कर रहा है ये H1, और ये H1 आपको कितना दिया हुआ है, दिस इज द 183 किलोजूल पर केजी। यूनिट नहीं लिख रहा हूं अभी, आगे देखिए यहां से बात करते हैं। इसी तरीके से लीव एन एंथैल्पी ऑफ 210 किलोजूल पर केजी। मतलब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये कंप्रेसर का एग्जिट है,
और कंप्रेसर के एग्जिट पे आपको कितना मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है 210 किलो जूल पर केजी। ये कंप्रेसर का क्या है, एग्जिट है। और क्या क्या डेटा हमको दिया हुआ है, हमको दिया है विथ एन एंथैल्पी एट कंडेंसर एग्जिट, ये आपका कंडेंसर एग्जिट है। कंडेंसर एग्जिट में आपको क्या दिया है, 75 किलो जूल पर केजी। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये आपको दिया हुआ है 75 किलो जूल पर केजी। ये आपको कहानी क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब सुनिए, बात है क्या हमको ये डायग्राम बनाना जरूरी है, समझते हैं एक बार। अब अगर आप देखिए तो इसमें आपको क्या क्या डेटा दिया हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखिए सबसे पहला चीज आप देखोगे तो H1 गिवन है हमारे पास। H1 हमारे पास कितना दिया हुआ है, दिस इज द 183 किलो जूल पर केजी, ठीक है। सेकंड हम लोग बात करते हैं H2, तो H2 आपको कितना दिया है, ये आपको दिया हुआ है 210 किलो जूल पर केजी, ठीक है। और नेक्स्ट यहां पर देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं क्या दिया हुआ है, H3 आपको कितना दिया है, ये आपको दिया है 75 किलो जूल पर केजी। पहला चीज तो आपको ये क्या बोल रहा है कि आपको सीओपी निकालना है, ठीक है। सीओपी निकालने के लिए याद है हमारा क्या फॉर्मूला था, ठीक है। आपको अलग से फॉर्मूला कोई याद करने की जरूरत नहीं है, डिजायर बाय रिक्वायर पता है। डिजायर हमको क्या मिल रहा है, ये हमारी इच्छा थी क्या, जो आपका कूलिंग हो रहा है। तो ये बताइए यहाँ पर H1 माइनस H4 होगा कि H4 माइनस H1 होगा। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो एवापोरेटर हमारा हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो अगर ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो जो एग्जिट का एंथैल्पी वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा H1 माइनस H4 डिवाइड बाई, हाँ। अब आइए अब आपको क्या करना है, ये जो आपका है H1 माइनस H4, आगे हम लोग बात करते हैं डिजायर था, रिक्वायर क्या है इसको, कंप्रेसर का। ये H1 और H2 कौन सा बड़ा होगा, नो डाउट वर्क इनपुट कर रहे हो तो आपका H2 बड़ा होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं H2 माइनस H1। कहानी क्लियर। अब आइए इसमें से क्या क्या डेटा हमें नोन है, देखिए बात करते हैं। H1 पता है, बिल्कुल पता है। H4 नहीं पता है। H2 पता है, बिल्कुल पता है। और H1 भी पता है। मतलब यहाँ H4 पता नहीं है, अगर मुझे H4 पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। और यहीं तक आपका क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था सीओपी निकालने के लिए। तो H4 हमारा कैसे आ सकता है, बताइए कि इसका अगर H4 है तो H4 कैसे निकलेगा, अगर मैं इसमें H4 निकालना चाहता हूं तो देखिए अगर आपको याद हो तो यहां पर जो हमारा H3 और H4 क्या होते थे, याद आया, H3 और H4 क्या होता है, बराबर होता है। तो ये H3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H3 इक्वल टू होगा H4। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम भी बनाए थे, हम लोग कौन कौन सा डायग्राम यहाँ पर देख चुके हैं, अगर आप देखेंगे तो हमने लास्ट वीडियो में जो देखा था उस पर टीएस डायग्राम भी हमने बनाया हुआ था। तो ये देखिए ये आपका टीएस डायग्राम कुछ इस तरीके से था, ठीक है। ये टीएस डायग्राम, यहाँ पर ये डोम आपके कुछ इस तरीके से थे। और यहाँ पे आपको याद हो तो हमारा पॉइंट 1 था, ये था आपका क्या, कंप्रेसर का इनलेट। यहाँ से सीधा गए थे हम लोग पॉइंट 2 की तरफ, 2 से फिर हम लोग इधर आए थे पॉइंट 3 की तरफ, याद है। 1 से 2 हमारा कंप्रेसर था। कंप्रेसर में कौन सा प्रोसेस होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट, कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। 2 से 3 आपका कंडेंसर है। कंडेंसर में क्या होता था, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ये जो आपका कंडेंसर है, कंडेंसर से क्या होता है, हीट रिजेक्शन होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन और हीट रिजेक्शन करेगा तो ये आया था सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। ये बताया हूं मैं आपको पूरा एक एक क्या है इसका पॉइंट डिफाइन किया गया है वीडियो में, पिछले वाला जो वीडियो था। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर H3 to 4 देखेंगे तो थ्रोटल वॉल्व। थ्रोटल वॉल्व में बात करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से कहानी दिख रहा था और ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस था। और नेक्स्ट अब देखेंगे तो थ्रोटल वॉल्व में हमने ऐसा लाइन क्यों लिया है, इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, एक्सपांड कर रहा है तो टेम्परेचर डाउन होगा, और इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई दिस लाइन शुड बी दिस टाइप, ओके। नेक्स्ट ये आपका पॉइंट 4 है और 4 to जब 1 जाएंगे, एवापोरेटर दैट इज अ कांस्टेंट प्रेशर, हीट क्या हो गई है, एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो क्या होगा, ये आपका 2 से 3 है, तो 2 से 3 यहाँ हीट रिजेक्शन हो रहा है और यहाँ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये जो हमारे पास कहानी आया हुआ इसी चीज, ये जो हमारा टीएस है, इसी का अगर आपको याद हो तो हमने पीएच डायग्राम भी बनाया हुआ था, याद है कि साफ हो गया है, बिल्कुल याद होगा, बिल्कुल याद है आपको, ठीक है, अच्छी बात है। ये हमने बनाया पीएच डायग्राम, इसका कुछ इस तरीके से कर्व आया था। चलिए चालू हो जाइए फटाफट, क्या क्या मिल रहा है।
0.1 दिस इज द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सॉरी सैचुरेटेड वेपर लाइन, दिस इज द एवापोरेटर एग्जिट और कंप्रेसर इनलेट। 2 पॉइंट है, सुपर हीटेड वेपर था, कंप्रेसर के अंदर प्रेशर भी बढ़ेगा और एंथैल्पी भी बढ़ेगी, तो ये आपकी लाइन बन गई 1 से 2 की तरफ। ठीक है, ये आपका जो है इंक्लाइन जो रहता है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही आता है ये। ठीक है, 1 से 2, 2 से आपका जो 3 है कंडेंसर है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, तो ये आपको मिला 2 से 3, और 2 से 3 जो आपको मिला दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ये ऐसा एरो दे देना है। नेक्स्ट आप बात करेंगे 3 to 4, थ्रोटल वाल्व, एंथैल्पी कांस्टेंट होता है, प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, तो ये आपकी लाइन इस तरीके से आएगी, दिस इज 3 to 4। और नेक्स्ट आप बात करोगे तो ये आपको मिलेगा 0.4। ये तो कहानी कुछ क्लियर हुआ, चीजें कुछ क्लियर हुई यहाँ से। ये हमने टीएस और पीएस डायग्राम जो कि हमने लास्ट वीडियो में देख चुके थे। अब यहाँ पर आपको अलग अलग पॉइंट पे एंथैल्पी की वैल्यू दी हुई है, जैसे ये H1 पे आते हैं तो ये आपको दिया है कितना 183। ठीक है, H2 पे कितना दिया है 210। बात करते हैं H3 कितना दिया है, ये आपको दिया है 75। तो H3 और H4 तो सेम है ना, तो ये देखो H3 इक्वल टू क्या हो गया H4। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल अब COP निकाल सकते हैं। तो अगर आप COP निकालोगे तो COP इक्वल टू क्या दिखेगा H1, व्हाट इज H1 183। तो यहाँ हमने लिख दिया 183 माइनस H4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपको बनेगा 75 डिवाइड बाई H2 दैट इज द 210 माइनस H1 कितना 183। इसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए कितना आएगा 7500 और ये आपका आएगा करीब करीब 108। और इसमें सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 17 और 10 27। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा डेट इज इक्वल टू 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ COP। तो ये मैं बता रहा हूं बिल्कुल यही डेटा आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और उसका COP भी कितना आता है 4 निकल कर आता है। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है, तो ये तो आपका पहला पार्ट जो इसमें बोला हुआ था COP निकालने के लिए, तो COP वाला कहानी क्लियर हो गया। और फाइनली वी गॉट द COP ऑफ द दिस वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे आपको क्या दिख रहा है अगर हम लोग इस पे बात करेंगे तो ये आपका पहला पार्ट था। नेक्स्ट आपका पावर इनपुट पूछ रहा है। देखिए, तो पावर इनपुट पूछ रहा है तो 5 किलोवाट क्या दिया है, 5 किलोवाट आपको दिया है कि रेफ्रिजरेंट ये जो एवापोरेटर है हमारा कितना ठंडा कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 टन दे देता तो 1 टन में हमारा कितना होता है 3.5 किलोवाट होता है, 3.5167 किलोवाट होता है। तो ये अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये कितने टन का एसी दिख रहा है आपको, जो 5 किलोवाट दिखा है कितने टन का एसी है 3.5167 होता है। तो लमसम देखोगे तो 1.4 टन के आसपास का एसी है ये। ठीक है, आप 2 टन का एसी लेने जाते हो तो डिपेंड करता है, कहीं 2 टन की एसी आती है, कहीं 1.8 टन का आता है। 1.8 टन को भी राउंड ऑफ में 2 टन बोल दिया जाता है। जब लेकिन आप उसका ब्राउचर देखोगे, कैटलॉग देखोगे तो आपको उसमें अलग से स्पेसिफिकेशन दिया जाता है। कभी भी आप कैटलॉग उठा के देखेंगे तो आपको चीजें दिखेगा। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जाते हैं शॉप में एसी खरीदने के लिए और सीधा हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये ठंडा कर रहा है मतलब सही है। लेकिन जब आप उसका कैटलॉग उठाओगे, कैटलॉग समझ में आता है जिसमें पूरे क्या है, वो जो भी आप डिवाइस ले रहे हो, चाहे गाड़ी हो चाहे आपका एसी हो, उसमें पूरे स्पेसिफिकेशन रहते हैं। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है उसमें आपको कौन सा कंप्रेसर यूज हो रहा है, किस तरीके का उसमें रेफ्रिजरेंट यूज हुआ है, कितना कूलिंग कर रहा है, कितना एनर्जी एफिशिएंट है, जो भी चीजें, ये सब चीजें उसमें मेंशन रहती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब आगे आते हैं और ये हमारा जो COP निकल के आया, COP हमारा आया हुआ 4 और ये जो फाइनल है हमारा फर्स्ट निकला। हम लोग बात कर रहे थे 5 किलोवाट कूलिंग कैपेसिटी के लिए, मतलब ये एवापोरेटर की जो है इसने क्या दे रखी है, कूलिंग कैपेसिटी दे रखी है। अब आपको पावर इनपुट निकालना है। तो पहली बात तो ये कि पावर इनपुट हम लोग किसको दे रहे हैं, किसको पावर इनपुट दे रहे हैं। नो डाउट हमारा जो पावर इनपुट हो रहा है वो किसमें हो रहा है, कंप्रेसर के अंदर हो रहा है। तो कंप्रेसर में देखो वर्क इनपुट निकालना है, पावर इनपुट निकालना है। तो पावर और वर्क के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं यहाँ पर, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, जो आपका पावर और किसके बीच में, वर्क के बीच में रिलेशन देगा। और बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको चीजें यहीं से दिख जाएगी। देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला चीज देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं पावर के साथ, पावर की यूनिट क्या होती है, दिस इज द किलोवाट, यही है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क हमारा क्या होगा,
ये जो हमारा वर्क है उसको अगर मैं मान लीजिए मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, मास फ्लो रेट के साथ, ये जो आपका पावर है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मास फ्लो रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनटू हम लोग क्या कर देते हैं, वर्क इनपुट कर देते हैं। जो भी आपका वर्क है इससे क्या फायदा होगा, अच्छा ये जो आप वर्क कर रहे हो, वर्क इनपुट, इसकी जगह हीट भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर क्या कंप्रेसर वर्क किया हुआ है, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्या इसका यूनिट का कहानी आ रहा है। देखिए सबसे पहली बात, ये जो पावर इक्वल टू क्या होगा, मास फ्लो रेट, और मास फ्लो रेट आपको क्या दिख रहा है, एम डॉट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्क डन, ये जो आपका कंप्रेसर वर्क है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो एक बार यूनिट देखिए, ये आपका पावर की यूनिट है किलोवाट, मास फ्लो रेट की यूनिट क्या होती है, जो हमारा मास फ्लो रेट है उसका यूनिट क्या होता है, केजी पर सेकेंड और केजी पर आवर, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं केजी पर सेकेंड। और कंप्रेसर वर्क की अगर बात करें तो कंप्रेसर वर्क हमारा कहाँ से कहाँ हो रहा है, 1 से 2 तक हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, इसकी यूनिट अभी देख लो, कंप्रेसर वर्क की यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर केजी, यही है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो केजी का केजी कहानी समाप्त है और किलो जूल पर सेकेंड आपको मिल रहा है, तो ये आपको मिलेगा किलो जूल पर सेकेंड, और किलो जूल पर सेकेंड को हम लोग फाइनली क्या लिखते हैं, किलोवाट लिखते हैं। तो ये आपका एक इक्वेशन निकल कर आया हुआ है और इसको आपको याद रखना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये आपका कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर आप एवापोरेटर पे लगाना चाहते हो तो एवापोरेटर के लिए हम लोग क्या है, जैसे ये हमारा हमने यूज किया था, ध्यान रखिएगा, ये हमने यूज किया फॉर कंप्रेसर, ये जो हमने यूज किया हुआ है फॉर किसके लिए किया हुआ है, कंप्रेसर के लिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो अगर मैं एवापोरेटर के लिए बात करूं तो आपको क्या दिखेगा, फॉर एवापोरेटर, फॉर एवापोरेटर, तो एवापोरेटर तो वर्क इनपुट लेगा क्या, एवापोरेटर वर्क इनपुट लेगा, नहीं लेगा। एवापोरेटर क्या कर रहा है, कूलिंग कर रहा है, कूलिंग कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या दिखेगा एवापोरेटर के लिए, अगर आपका एवापोरेटर कूलिंग कर रहा है तो उसके लिए आपको क्या दिखेगा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, यही दिखेगा। कूलिंग कर रहा है तो इसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, ये हम लोग लिख रहे हैं रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये कैपेसिटी आपका टोटल क्या है, टन में आपका मेजर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा मास फ्लो रेट इनटू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मतलब जो आपका एंथैल्पी का डिफरेंस है, जैसा कि अगर आप इसमें देखिए तो दिख जाएगा जो आपका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है ये कहीं ना कहीं आपका किस में रिप्रेजेंट होने वाला है, टन में। तो टन को फाइनली किस में रिप्रेजेंट करेंगे, किलोवाट में, तो ये मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ किलोवाट। मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट के साथ क्या होगा, ये जो आपका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी यहाँ पर लिखते हैं, देखिए रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है तो ये आपका हो गया किलोवाट, मास फ्लो रेट तो ये आपका हो गया मास फ्लो रेट। अच्छा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, इसको मैं आरसी लिख रहा हूं अभी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू मास फ्लो रेट इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना होगा, ये आपका कितना इफेक्ट दे रहा है, ये H4 से H1 जा रहा है तो H1 बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, H1 माइनस H4। कहानी कुछ समझ में आया, ये H1 माइनस H4 आप बैलेंस करोगे तो वही आना है। कैसे, ये जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है इसकी यूनिट क्या आएगी, नो डाउट इसकी यूनिट आएगी आपकी किलोवाट, और मास फ्लो रेट की यूनिट क्या आएगा आपका, डेफिनेटली क्या आएगा, केजी पर सेकेंड। और ये जब आप यूनिट करोगे एंथैल्पी तो इसकी यूनिट आपको क्या मिलेगी, ये आपको मिलेगा किलो जूल पर केजी। केजी कहानी खत्म है, केजी किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये जो मैंने आपको डेटा दिया हुआ है ना, इसको आप डेफिनेटली क्या है थोड़ा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी कवर होने वाला है ये चीज, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये जो आपकी कहानी दिख रही है ये कहानी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म्स का यूज करते हैं और पावर इनपुट जो दिया है उसकी बात करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद देखिए हमारी क्या कहानी चल रही है। अभी ये हमारा सेकेंड चीज दिया है, पावर इनपुट निकालना है हमको। पावर इनपुट अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो पावर इनपुट आप कंप्रेसर को दे रहे हो, तो आते हैं हम लोग यहाँ पर, यहां से हमको पावर इनपुट निकालना है। तो पावर इनपुट के लिए सबसे पहली बात तो मुझे मास फ्लो रेट पता होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, आप कंप्रेसर है, कंप्रेसर के अंदर आप निकालना चाह रहे हो कितना पावर हुआ, तो यही लगाओगे फॉर्मूला,
तो पावर इनपुट के लिए कंप्रेसर वर्क अगर आप निकालना चाहते हो तो कंप्रेसर वर्क क्या रख दोगे, कंप्रेसर आपका क्या है 1 से 2 जा रहा है, तो ये कंप्रेसर जो है इसको तो आप लिख दोगे क्या H2 माइनस H1, ये आप लिख दोगे। लेकिन मास फ्लो रेट तो नहीं पता है, मास फ्लो रेट कैसे निकलेगा, तो मास फ्लो रेट का निकालना चाहते हैं तो आपको 5 किलोवाट का टर्म्स यूज करिए, 5 किलोवाट टर्म्स को आप यहां रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। कैसे, फॉर एवापोरेटर के अंदर आइए, बिल्कुल यही कहानी करना है हमको, फॉर एवापोरेटर, ठीक है। तो इस एवापोरेटर के साथ क्या होने वाला है, हमको पता है हमारे पास रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दिया हुआ है। अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास जो है ये आपको दिया हुआ है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इक्वल टू होता है मास फ्लो रेट इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हमको कितना दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है 5 किलोवाट, ठीक है। तो ये आपको दिख गया 5 किलोवाट की जो बात हो रही है, तो किलोवाट को हम लोग क्या लिखेंगे, किलो जूल पर सेकेंड, तो ठीक है ये आप 5 किलोवाट है तो यहाँ किलोवाट हमने लिख दिया है। मास फ्लो रेट हमको निकालना है यहाँ से, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारे पास कितना दिख रहा है, ये हम लिखेंगे कितना, ये H4 से 1 जा रहा है तो ये हम लिखेंगे H1 माइनस H4, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं 5 इक्वल टू मास फ्लो रेट H1 माइनस H4, तो H1 आपका क्या होगा 183 और H4 जो आपको दिया हुआ है डेट इज द 75, तो यहां पर हमने क्या किया 183 माइनस 75, ठीक है, 183 माइनस 75, तो यहां से आएगा आपका मास फ्लो रेट, और मास फ्लो रेट आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 5 डिवाइड बाई 183 माइनस 75, देखो यहाँ किया हुआ है डेट इज द 108। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.0 लगा है 50, फिर अगेन 0.0 लगा है 500, और ये कहीं ना कहीं आपका 0.45 के आसपास, देख लीजिएगा कितना जा रहा है, कुछ और डेटा आएगा 5-6 के आसपास जाएगा, ये आपका निकल कर आया, ये आपका आया मास फ्लो रेट। इसमें से क्वेश्चन मास फ्लो रेट भी पूछा जा सकता था, लेकिन मास फ्लो रेट नहीं पूछा है, उससे एक स्टेप आगे पूछ दिया है पावर इनपुट, ठीक है। तो अब आप यहां पर निकाल सकते हो जो सेकंड चीज आपसे पूछा हुआ है डेट इज द पावर इनपुट। तो पावर अगर आप इनपुट निकालते हैं तो पावर इनपुट हमारा डेफिनेटली कंप्रेसर के अंदर हो रहा है, तो ये आपको कंप्रेसर का पावर पूछ रहा है, तो पावर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, मास फ्लो रेट इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर पावर इनपुट, ये क्या बनेगा H2 माइनस H1, तो यहां पर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा H2 माइनस H1। पावर इनपुट निकालना है हमको, तो P इक्वल टू मास फ्लो रेट, यही पूरा वैल्यू रख देते हैं कितना 5 डिवाइड बाई 108 इंटू H2 माइनस H1, H2 हमारे पास है 210, H1 हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 183, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पावर इक्वल टू कितना आएगा, ये आपका आएगा 5 डिवाइड बाई 108, आपको कैल्सी मिलेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, मेरे पास नहीं है कैल्सी, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा कितना 27, और 27 जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका अगेन 4 टाइम्स कटेगा, 5/4 दैट इज इक्वल टू 1.25 किलोवाट। तो ये आपका जो निकल कर आया दिस इज द पावर फॉर कंप्रेसर, तो ये आपका कंप्रेसर के लिए पावर निकल कर आ गया। तो फाइनली वो चीज हमें मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। अब नेक्स्ट आइए, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एट द कंडेंसर। हीट ट्रांसफर जो कंडेंसर में पूछ रहा है, तो पहला चीज ये पूछा क्या है, किलो जूल पर सेकेंड, मतलब फिर से अगर आप देखोगे किलो जूल पर सेकेंड तो क्या हो गया किलोवाट हो गया। तो पूछने का तरीका देखिए, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पूछ रहा है तो हीट ट्रांसफर और रेट हो गया तो पर सेकेंड हो गया। तो अब आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कंडेंसर, वो कंडेंसर नहीं भी लिखता तो भी हमको कंडेंसर में ही जाना था, क्योंकि यहां पर अगर कंडेंसर का हीट रिजेक्शन है तो बाकी चीजों का हम लोग हीट रिजेक्शन कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर आप इस केस में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपका जो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको कहीं ना कहीं चल जाएगा, कहां पर, कंडेंसर के अंदर, ठीक है। तो कंडेंसर में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या मिलेगा, ये अगर हम लोग कंडेंसर में देखें तो हमारे पास कंडेंसर है ये, तो यहां पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बोला हुआ है तो हम लोग लिखते हैं क्या, ठीक है, ये आपका आएगा मास फ्लो रेट इनटू हीट रिजेक्शन जो आपका हो रहा है। तो क्यू रिजेक्शन जो हो रहा है आपका, क्यू रिजेक्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, अच्छा ये जो हम लोग निकाल रहे हैं क्या निकाल रहे हैं, क्यू ऑफ रिजेक्शन
बाई टी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा मास फ्लो रेट और क्यू रिजेक्शन जो हमको मिल रहा है ये H2 से H3 की तरफ जा रहा है। तो हीट जब रिजेक्शन होगा तो H2 माइनस H3, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, H2 माइनस H3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट आपके पास क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया है 5 डिवाइड बाई 108 इंटू व्हाट इज H2, H2 आपको दिया है 210 और H3 आपको दिया है कितना, 75। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 5 डिवाइड बाई 108 इंटू 210 माइनस 75, ये कितना आएगा, ये करीब आएगा 125 और 135। ठीक है, ये अब आप इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो भी वैल्यू आएगी वो आपका मिल जाएगा क्यू रिजेक्शन। ठीक है, तो ये आपका क्यू रिजेक्शन पर यूनिट टाइम, मतलब हीट रिजेक्शन पर यूनिट टाइम, दैट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो यहाँ आपको जो भी वैल्यू मिलेगा यहाँ पे ये आपका क्या मिल जाएगा, आंसर। तो हमारे पास टोटल आप देखोगे तो 3 चीजें दिख रही है। ये 3 चीजों में आपको क्या क्या दिख रहा है, पहला तो ये सेकंड वाला जो आया हुआ है, तो ये आपका सेकंड आंसर है। फर्स्ट वाला जो आंसर आया हुआ है, दिस इज द फर्स्ट आंसर और दिस इज द थर्ड आंसर। तो यहां से पहला चीज जो समझने लायक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर आप मूव कर रहे हो तो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो काफी सारे करने भी वाले हैं, नो डाउट। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो आपको सीओपी की कहानी दिख रही है, एक आपसे ये एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा चीज, मास फ्लो रेट को निकालने वाला कंसेप्ट याद रखिएगा कि अगर आपको कंसेप्ट दे दे। दूसरा चीज, ये 5 किलोवाट के जगह समटाइम्स वर्ड क्या यूज करता है, 1 टन 2 टन ऐसा यूज करता है। हम लोग मार्केट में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 2 टन का एसी चाहिए, 1.5 टन का चाहिए ना, तो क्या करता है वो, उसको नाप देता है 2 टन, है ना, वेइंग मशीन में जाके तौल देता है, 2 टन का ले जाओ 2 टन, ऐसे ही होता है क्या। 2 टन की एसी का क्या है, उसकी कूलिंग कैपेसिटी को डिफाइन करता है, हम लोग बात करेंगे पहले, और नहीं हो तो आगे आपको जरूर दिख जाएगा। ठीक है, जो हम लोग यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन का देखते हैं। लेकिन कुल मिला के अगर आपसे बोलता है यूनिट के लिए, तो याद रखिएगा कि अगर आप यहाँ पे सपोज आपको टन अगर दे दिया, 1 टन 2 टन, तो टन को कन्वर्ट करना हमें आता है, क्या होता है 3.5167। तो इतना लंबा चौड़ा नहीं याद है, 3.5 भी याद है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका काम कंटिन्यू होता रहेगा। कहानी क्लियर। तो ये आपका था 5 किलोवाट कूलिंग कैपेसिटी के लिए। मास फ्लो रेट निकालने बोलेगा तो कूलिंग कैपेसिटी दिया है और इस तरीके से आपको चीजें दी हुई है कि जो आपका 4 और 1 के साथ, तो यहां पर आपका क्या है, मास फ्लो रेट भी निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर बात करेगा तो कंप्रेसर के टर्म्स को लेके बात करेगा। यहां अगर बात करेगा, यहां पर तो वर्क इनपुट दिया जाता है तो कंप्रेसर को लेके बात करेगा। यहां पर बात करेगा तो हीट रिजेक्शन होता है तो कंडेंसर को लेके बात करेगा। और यहां पर आप बात करेंगे तो यहां पर बात करेगा हीट एब्जॉर्प्शन को लेके, दैट इज द एवापोरेटर। ये दोनों डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर होगा, पिछले वीडियो में मैंने बिल्कुल 1 बाय 1 क्लियर किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।